हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं वन स्टेप सक्सेस में। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी सार से रिलेटेड एनसीईआरटी सार में जो उपराष्ट्रपति का टॉपिक है जो देखने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एनसीईआरटी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम के लिए। पहला, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित, जो है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टेड, एवं मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड सदस्य। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। जिस तरह राष्ट्रपति के जो निर्वाचन का जो सारी प्रक्रिया जो विवादित को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाया जाता, उसी तरह उपराष्ट्रपति में भी यही प्रक्रिया होती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं तो अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 63 तो बोल दिया कि एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान, लेकिन 64 में बताया गया एक उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। मतलब जो उपराष्ट्रपति जो बनेंगे उसके कहाँ का होंगे? तो ये राज्यसभा का सदस्य होंगे उपराष्ट्रपति। इसके बारे में अनुच्छेद 64 में बताया गया कि वो जो राष्ट्रपति पहले वो तो नियुक्ति होगी प्रावधान की, मतलब एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन वह राष्ट्रपति कहाँ होंगे? तो वो होंगे राज्यसभा के पदेन सभापति हो गए। अनुच्छेद 65 में बताया कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति अथवा उनके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 65 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति है जो जब राष्ट्रपति यदि किसी कारण से उनके स्थान पर रिक्त हैं, या तो उनका चुनाव नहीं हो पाया, वे नियुक्त नहीं हो पाए, या किसी कारण से अनुपस्थिति के कारण से उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 66 में बताया गया उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किस तरह का प्रक्रिया होगा। जैसे अभी ऊपर देखे ना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? तो होता है नॉमिनेट इलेक्टेड मेंबर और मनोनीत सदस्य। यहाँ पर बताया ना इलेक्टेड मनोनीत सदस्य। यही है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे उसका सारा प्रक्रिया कहाँ दिया है? तो अनुच्छेद 66 में। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्य। 67 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? किसी चीज़ का क्या होता है? एक टेन्योर होता है, एक टाइम पीरियड होता है। तो इसी तरह उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी अनुच्छेद 67 में बताया गया। अनुच्छेद 68 में बताया उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल। देखिए 68 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति के जो पद जब रिक्त हो जाए तो उसको इतने समय के अंतराल, मतलब कि एक निर्धारित किया गया समय के अंतराल के उनका क्या हो जाना है? नियुक्ति हो जाना चाहिए। और यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब आकस्मिक हो, तो उसमें यदि रिक्त ना हो पाए तो कोई दूसरा व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है और उसका कार्यकाल बता दिया कि इतने समय अंतराल तक कोई व्यक्ति कार्य में रह सकता है। मान ली कोई ऐसा परिस्थिति बन जाए जिससे उपराष्ट्रपति का चुनाव ना हो पाए, तो उस समय स्थिति में दूसरे व्यक्ति का अन्य व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का जो कार्य संभालेंगे उनका कार्यकाल रहेगा कुछ लिमिट टाइम तक। तो इसके बारे में बताया गया 68 में। अगला, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति उसके द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 69 में बताया गया। 70 में बताया अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति और भी बहुत सारे आकस्मिक स्थितियाँ आती है, उसमें राष्ट्रपति के जो कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं अनुच्छेद 70 में। 71 में उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। 71 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। एक इधर पॉइंट देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पहला से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1900 इनका जो टेनर था, जो पदावधि था, कितने समय से कितने तक? 1952 से लेकर 1962 तक। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन का 62 से लेकर 67 तक। अगला जो तीसरे नंबर के जो हमारे उपराष्ट्रपति हुए कौन है? श्री ब्राहगिरी वेंकटगिरी, और इनका जो पदावधि है 1967 से लेकर 1969 तक। कितना? 1967 से लेकर 1969 तक।
अगला जो हमारे चौथे नंबर पर जो उपराष्ट्रपति हैं श्री गोपाल स्वरूप पाठक, और इनका जो अवधि 1969 से लेकर 1974 तक, 1969 से लेकर 74 तक। अगला श्री बी डी जेत्ती 5वें नंबर पर, इनका कार्यकाल, इनका जो समय है 1974 से लेकर 1979 तक, 1974 से 1979। अगला न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद, और इसका जो कार्यकाल 1979 से लेकर 1984 तक, 1979 से लेकर 1984 तक। अगला श्री आर वेंकटरमन, इसका कार्यकाल 1984 से लेकर 1987 तक, श्री आर वेंकटरमन 1984 से लेकर 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जो कार्यकाल है वो 1987 से लेकर 1992, 1987 से 1992। अगला श्री आर के नारायण जो 9वें नंबर के, उनका कार्यकाल है जो समय है 1992 से लेकर 1997। अगला 10वें नंबर पर श्री कृष्णकांत, और इनका जो समय है 1997 से लेकर 2002, 1997 से लेकर 2002। अगला श्री भैरव सिंह सखावत 2002 से लेकर 2007 तक। श्री हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक, 7 से 17 तक। से अगला जो है 13वें नंबर के हुए हैं मुप्पा बरापू वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। अगला पॉइंट है कि किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले अधिकार ग्रहण करेगा, तो उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन का सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति की तुलना देखते हैं, एक बारी एक दोनों को तुलना बताते हैं आपको। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता। देखिए दोनों अंतर हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, संसद के लोकसभा राज्यसभा दोनों को सदनों के जो मेंबर हुए होते हैं, और राज्य विधानसभाओं जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हुए हैं के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते किसमें, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, लेकिन इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते, यह बात याद रखिएगा। तीसरा में राष्ट्रपति का पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि पर आधारित होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पॉइंट हमको बताते हैं। पहला क्या, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आपको भी पता है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए, तो 25 वर्ष। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं कर सकते, कब, जब वह उस सभा का सदस्य है, उस सदन का सदस्य है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो वास्तविक जो कार्यपालिका निहित होती है वो प्रधानमंत्री में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 50। भारत का प्रधानमंत्री समानता किन सदन का सदस्य होता है, तो लोकसभा का। राज्यसभा का भी सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये बात याद रखिएगा। भारतीय संविधान का सदस्य 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार, मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया। नियुक्ति के बारे में, मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह कार्य किया गया। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता, तो 6 माह तक। आगे पॉइंट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता था, संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जो प्रत्येक राज्य है उसकी कार्यपालिका शक्ति को इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो अनुच्छेद 257 में यह वर्णित है, 257 में, याद रखिएगा।
लाभ के पद यानी ऑफिस और प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा किया जाता है। अगला, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अंदर। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाशनाथ खड़गे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के सनमुगम चिट्टी। अगला, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया? लाल बहादुर शास्त्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? तो अनुच्छेद में 352 का 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। अगला पॉइंट है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो गोपाल स्वामी अयंगर के। अगला, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर आपको बता दें। कैबिनेट स्तर के मंत्री, मंत्रिपरिषद में क्या होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और एवं उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल में देखिए, यह इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते। किसमें? तो मंत्रिमंडल में। हाल देखिए, मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है, मंत्रिपरिषद के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और मंत्रिमंडल कैबिनेट 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। किसमें? मूल पाठ में। 44वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा अनुच्छेद 352 को मंत्रिमंडल में शब्द जोड़ा गया। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल मतलब कि मंत्रिपरिषद के पास संघ की समस्त कार्यपालिका उस पर क्या है? शक्ति प्राप्त है, लेकिन परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों को निर्धारण किया जाता है। एक बहुत सा कार्य कर सकता है, लेकिन वे क्या समस्त कार्यपालिका शक्ति इसमें है, लेकिन वे क्या करता है? मंत्रिमंडलों का कार्य इसका निर्धारण करता है। व्यवहारिक रूप से में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल क्या करता है? मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल जो नीतिगत निर्णय, जो नीति से संबंधित निर्णय है जो लिया जाता है, उसको क्रियान्वयन कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णय को क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। अगला पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो भारत के 3 विधि अधिकारी हैं, कौन कौन? तो भारत का महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला बताइए, अगला पॉइंट है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है? तो MC सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता? महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। अगला, संविधान के अनुच्छेद 143, कितना अनुच्छेद? 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रपति की ओर से। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। महान्यायवादी का पद का संविधान में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर क्या है? वैधानिक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैच्यूअरी पढ़ें या स्टैच्यूअरी, साइलेंट है टी।
मतलब भारत का प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव, नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। और जो सरकार थी पर केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर, तो उसको कौन करता है? महान्यायवादी। मतलब संसद की लोक लेखा समिति, जिसको मतलब पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसको बोलते हैं क्या का पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान द्वारा। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसका मार्गदर्शन होता है? तो लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का लोक निधि का मुख्य अभिभावक चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। लोक निधि का मुख्य अभिभावक। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखक के पेंशन एवं भत्ते किस पर आधारित होते? भारत के संचित निधि पर। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा से संबंधित अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति एवं नियुक्ति एवं पदमुक्ति 148 में। 149 में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के कार्य एवं शक्तियाँ, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के कार्य एवं शक्तियाँ 149 में। 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। 151 में अंक्षेण प्रतिवेदन रिपोर्ट। अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। संसद, पार्लियामेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका बारे में पॉइंट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिग्नेशन लेटर, किसे सौंपता? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? तो वर्ष 1971। मतलब भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों से चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्तियाँ के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249। कितना? तो 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित, अगला लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदनों का विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ, जिसको इंग्लिश में प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज, को कौन सा प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105। लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति क्वारम सदन की कुल संख्या के 1/10 संख्या से होती है क्वारम। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? तो 30 वर्ष। राज्यसभा का अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो 250। सदन के किन सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। मतलब भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा, सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित। यह निर्णय किस वर्ष यथावत रहा? तो वर्ष 2026 तक। आगे पॉइंट है संसद से संबंधित अनुच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 79 में संसद का गठन। 79 बताता है कि एक संसद होगा भारत में, संसद। 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया कि राज्यसभा में कौन मेंबर आएंगे, क्या आएंगे। 81 में लोकसभा की संरचना। 82 में बताया गया प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, मतलब कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो सीटों का जो समायोजन है उसको क्या करना? पुनः समायोजन करना। 83 में संसद के सदनों की अवधि, जो संसद का सदन है उसका अवधि के बारे में बताया गया। 84 में संसद की सदस्यता, जो सदस्यता होगी संसद की उसके लिए अर्हता। 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में।
86 में राष्ट्रपति को का सदनों को संबोधित तथा संदेश, राष्ट्रपति को सदनों का संबोधित और संदेश देने का अधिकार 86 में बताया गया। 87 में राष्ट्रपति को विशेष संबोधन या अभिभाषण 87 में। 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार 88 में। 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, उपसभापति के पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना 90 में। 91 में सभापति के कर्तव्य के निर्वहन, सभापति अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति, सभापति के कर्तव्य के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति 91 में। 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है उसका पीठासीन होना। अगला 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना 94 में। 95 में लोकसभा का अध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति अनुच्छेद 95 में। 96 में लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन नहीं हो तो उसका पीठासीन न होना, जब उसका पीठासीन न होना। 97 में सभापति एवं उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 में संसद का सचिवालय। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 में दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 में स्थानों का रिक्त होना। 102 में संसद की सदस्यता के लिए निहर्ताएं। 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय। अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहर्त न होते हुए अथवा निहर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। क्या 104 में अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहर्त न होते हुए अथवा निहर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय। 103 में 102 में संसद के सदस्य के लिए निहर्ताएं, सदस्य निहर्ताएं 102 में। 101 में स्थानों का रिक्त होना। 100 में दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति, दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियाँ के होते हुए भी सदनों में कार्य करने की शक्ति। 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 98 में संसद का सचिवालय। 97 में सभापति एवं सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अगला 96 में कि जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन नहीं हो तब उसका पीठासीन न होना। 96 में। 95 में लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करना, लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन करने की शक्ति। 95 में 54 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। 92 में जब राज्यसभा का सभापति अथवा उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन नहीं है तब उसका पीठासीन न होना। तो ये था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।